नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार संजीदगी से बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा बल्कि भारतीय सिनेमा के एक बहुत सशक्त कलाकार, बहुत शानदार अभिनेता के बारे में जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह हिंदी सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का वो नाम है, वो चेहरा है जिनको समानांतर सिनेमा जो कि 70 के दशक में तेजी से शुरू हुआ और जो एक हमारा जो जिसको हम मुंबईया मसाला सिनेमा कहते हैं, उस सिनेमा के मुकाबले में एक पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ जिसमें कि जिसको सार्थक सिनेमा कहा गया, जिसमें कि जनता के जो मुद्दे थे जिनको हिंदी सिनेमा में एक बहुत मसालेदार तरीके से चटपटे ढंग से पेश किया जाता था, उसी को सार्थक सिनेमा में थोड़े गंभीर तरीके से उन्हीं कहानियों को और ज्यादा गहराई से जाकर के और ज्यादा संजीदगी से जाकर के उनको पेश किया गया। नसीरुद्दीन शाह उस सिनेमा का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है और कहना चाहिए कि उस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाद में फिर व्यावसायिक सिनेमा में भी जब अपना कदम रखा तो वहां पर भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया। जलवा सचमुच उनकी एक फिल्म का भी नाम है और उन्होंने अपना ऐसा रंग जमाया कि वो एक तरफ श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी की फिल्मों के हीरो थे, बाद में वो विश्वात्मा और त्रिदेव जैसी फिल्मों के हीरो बने और तिरछी टोपी वाले का गाना उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया, जिससे वो एक अलग उनकी एक इमेज बनकर के आई। तो नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे आयाम हैं और उनके दर्शकों ने, उनके फैंस ने उनको तरह तरह के रूपों में देखा है। नायक, खलनायक, चरित्र अभिनेता, हर तरह के। मिर्जा गालिब सीरियल जो दूरदर्शन पर आया करता था, उसमें मिर्जा गालिब की भूमिका जो उन्होंने निभाई वो एक अविस्मरणीय किरदार है। मिर्जा गालिब जिस तरह के रहे होंगे, उस चरित्र को आज अगर हम कल्पना करें उसके बारे में, तो लगता है कि नसीरुद्दीन शाह ने उसको काफी हद तक आत्मसात करके उसको पर्दे पर पेश किया है। तो नसीर साहब की अदाकारी और उसके बाद आजकल के दिनों में पिछले कुछ समय से लगातार जो उनकी एक शख्सियत का एक पहलू उभर कर आया कि वो एक किस्म से एक एक्टिविस्ट कलाकार की तरह से भी उनका एक किरदार सामने आया। वो समाज के तमाम पहलुओं के बारे में खुल करके बातचीत करते हैं, सिनेमा के बारे में खुल करके बातचीत करते हैं, सियासत के बारे में खुल करके बातचीत करते हैं और बड़ी बेबाकी से, बहुत सख्ती से अपनी राय रखते हैं। यानी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के बारे में, जिनमें चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या और कोई भी लोग हो, उनके बारे में वो बहुत कड़ी टिप्पणियां करने से भी नहीं हिचकते। चाहे राजेश खन्ना के बारे में कहना हो या किसी कलाकार के बारे में कहना हो, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी वो जो है कई बार काफी तल्ख टिप्पणियां भी कर लेते हैं कि कैसा कैसा काम उन्होंने किया है वगैरह वगैरह। तो वो उनका एक अलग तरह का मिजाज जो है वो आजकल देखने में आ रहा है। तो आज हम नसीरुद्दीन शाह को के बारे में बात करते हुए, क्योंकि नसीर साहब अभी 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 ताजा ताजा 74 साल की उम्र पूरी करके 75वें साल में दाखिल हुए हैं अपनी जिंदगी के। तो नसीर साहब ऐसे मोड़ पर अपनी जिंदगी के, अपनी कला के, अपनी शख्सियत के, जहां से उनको उनके फैंस और हम जैसे लोग जो कि सिनेमा के बारे में लगातार चर्चा करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं, आज उसी पर हम बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर जाने माने अध्येता हैं, दर्शकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं हिंदी सिनेमा के, और कई किताबें वो भी लिख चुके हैं और आजकल सिने माहौल के नाम से वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर लगातार टिप्पणी करती हैं, गंभीर टिप्पणियां करती हैं, सिनेमा पर भी लगातार बातचीत में शरीक होती हैं, किंतु परंतु नाम से एक अपना एक वीडियो चैनल भी चलाती हैं यूट्यूब पर। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब हैं, प्राध्यापक हैं और सिनेमा और संस्कृति के सवालों पर लगातार चिंतनशील रहते हैं और हमारी बहसों में, हमारी चर्चाओं में लगातार शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय जी आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। मैंने जो जब मैं बात कह रहा था अपनी नसीर साहब के बारे में, तो जो आजकल का जो उनका एक कहना चाहिए पर्सोना है, जिस तरीके से सामने आता है और जहां से वो शुरू हुए थे, यानी अगर हम निशांत से देखें और मंथन से देखें और बात की जो उनकी फिल्में हैं, वो जो एक पैरेलल सिनेमा का दौर था, वहां से शुरू करके फिर बाद में वो
तिरछी टोपी वाले और किस तरह से जो है मुख्य धारा के सिनेमा में उनकी एंट्री होती है। और आजकल जो एक है, क्या किस तरीके से आप नसीर साहब को आंकेंगे? नसीर साहब की जो यात्रा है, उसको आप किस तरह से व्याख्यायित करना चाहेंगे? सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी। मेरे ख्याल से नसीर साहब हमारी पीढ़ी के या वर्तमान समय के एक अलहदा और उम्दा कलाकार हैं। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये बात तो दावे के साथ कही जा सकती है। उन्होंने अपनी अदाकारी से, अपने काम से, अपने फ़िल्मों के चुनाव से या जो फ़िल्में उनको मिली, उसमें जिस तरीके से खुद को पेश किया, वह एक मिसाल है। और चाहे वो एनएसडी के छात्र आए हों या एफटीआईआई से लोग आए हों या कहीं दूसरी जगह से भी जो भी अभिनेता बनने आता है, वे सारे लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं या उनके जैसा चाहते हैं। मैंने जो इरफ़ान पे पुस्तक लिखी है, इरफ़ान की यही ख्वाहिश थी कि वे नसीरुद्दीन शाह बन जाएँ। बाद में उनके इंतकाल के बाद नसीर साहब ने खुद लिखा कि एक अकेला अभिनेता था जिससे मैं ईर्ष्या करता हूँ। और इस तरीके से आप देखें कि नसीर साहब के योगदान को जानने और समझने के लिए पैरेलल सिनेमा में उनकी जो काम किया उन्होंने, जो अपनी छाप छोड़ गए, उसको बार-बार देखने की ज़रूरत है, उसको बार-बार पलटने की ज़रूरत है और उसे आँकने की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इन दिनों कई बार कई सारे कलाकार, फ़िल्म समीक्षक और दूसरे लोग कहते हैं कि नसीर साहब चूक गए हैं। नसीर साहब के पास अब कुछ भी देने के लिए नहीं रह गया है। उल-जलूल फ़िल्में कर रहे हैं, उल-जलूल बातें भी कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जो आपने कहा कि टिप्पणी करते हैं वो। वास्तव में जिसकी हमें चाहत रहती है, जो हम डिमांड करते हैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से कि यहाँ का कोई कलाकार ऐसा तो निकल के आए, जो देश के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखे। तो वे राय रख रहे हैं, न सिर्फ़ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर, जैसा कि आपने कहा, फ़िल्मी मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं वो और बेहिस रखते हैं, बगैर किसी संकोच के रखते हैं। और उसकी आलोचना भी होती है, ट्रोल भी होते हैं, वो परेशान भी होते हैं, बीच-बीच में काफ़ी दुखी भी होते हैं वो। लेकिन उनके अंदर जो 2-3 चीज़ें जो करीब से जानने का उनको मौका मिला, उनसे 1-2 बार बैठक हुई, उनसे बातचीत करने का जो मौका मिला, उसमें मैंने यही महसूस किया कि उनके अंदर एक बाल सुलभ उत्सुकता है, अपने पेशे को लेकर, अभिनय को लेकर और ख़ास करके नाटक को लेकर। बहुत कम ऐसे एनएसडी से निकले हुए अभिनेता हैं, जिन्होंने फ़िल्मों में सफल पारी खेलने के बाद फिर से नाटक की तरफ खुद को जोड़ा या मोड़ा। नसीर साहब लगातार अपने व्यस्त दिनों में भी और आजकल ज़्यादा नाटक करते रहे हैं और नाटक देखते रहे हैं। ऐसा कहते हैं मुंबई के सारे नाट्यकर्मी कि कोई भी नाटक आप कर रहे हो, आप नसीर साहब को बताएँ कि भई हम नाटक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे देखें, तो नसीर साहब उसे देखने आते हैं, पूरी कोशिश रहती है उनकी। उनसे मिलते हैं, अपनी बातें कहते हैं। हाँ, उनके बारे में एक धारणा बन गई है कि बड़े तुनकमिजाज हैं, कई लोग उनको बदमिजाज भी कहते हैं, इसलिए कि वे मामूली सवालों से चिढ़ जाते हैं वो। अगर आप उनसे गैर मामूली बातें करें, तो वो आप में बहुत रुचि लेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ऐसी बातें अगर आप करने लगे कि भई मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मुझे एक्टिंग के कुछ गुर बता दीजिए, तो इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं। और कई बार ऐसा उन्होंने कहा भी कि एक्टिंग तो आपको खुद करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए कहीं जाने की, किसी मंच की आजकल तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कहानी भी उठा लें, उसको पढ़ें, उसको 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आप एक्टिंग उसमें करें और आप देखें कि खुद में ही आप में निखार होता चला जाता है। ऐसी बेसिक चीज़ें वे बताते भी रहते हैं। मैंने ये भी देखा, उनके साथ बैठे हुए उनके ग्रुप के समय कि कुछ लोग आते हैं, कुछ नए जो बच्चे आते हैं, उत्साही बच्चे, अगर उनके सवाल जेन्युइन हुए और एक्टिंग से जुड़े हुए, पेचीदा हुए, तो वे बहुत खुश होते हैं इस बात पे कि और उसका जवाब भी देते हैं, अपने से ही वो कोशिश करते हैं कि हम उसका जवाब दे दें। और ये बार-बार वे बताते भी हैं कि जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ, नई प्रतिभाओं से मिलता हूँ, तो उसके पीछे मकसद ये नहीं रहता है कि मैं उन्हें कुछ ज्ञान दे दूँ, उनको कुछ बता दूँ, उनको कुछ सिखा दूँ।
तो सच्चाई ये होती है कि मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनसे चीज़ें लेता हूँ, इसमें मेरा लोभ है। इसलिए मैं नए लोगों से मिलता हूँ, उनकी संगत करता हूँ और उनके साथ जाता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और उनकी हिम्मत बढ़ाता हूँ। जहाँ तक फ़िल्मी करियर की बात है, उनके फ़िल्मी करियर को 2-3 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तो हिस्सा वो है जब वो एनएसडी से एफटीआई आकर के एफटीआई से फिर फ़िल्मों में आते हैं। निशांत उनकी पहली फ़िल्म होती है, उसके बाद मंथन होती है, जो गिरीश कर्नाड के सजेशन पर श्याम बेनेगल ने उनको साइन किया था और वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत श्याम बेनेगल की भी शुरुआती दिनों की बात है। और ये दोनों मिल कर के और बाद में तो गोविंद निहलानी भी उसमें आ जाते हैं और दूसरे सारे फ़िल्म मेकर भी आते हैं, जिनको पैरेलल सिनेमा का हम पिलर्स कहते हैं, वैसे लोग आते हैं। उन सभी के साथ नसीर साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ और स्थानीयता, उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है, स्थानीयता। स्थानीयता 2 अर्थों में मैं कह रहा हूँ। एक तो स्थान को लेकर के स्थानीयता, दूसरे चरित्र की स्थानीयता। चरित्र क्या है और उसकी स्थानीयता क्या बनती है, उसको वो पर्दे पे बड़े तरीके से लेकर आते हैं। आप देखें कि सारे कलाकारों के पास चेहरे वही हैं, बाल वैसे ही हैं, मैनरिज़्म भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि नसीर साहब के मैनरिज़्म बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एक फ़िल्में हैं जहाँ आप देखें, जैसे अल्बर्ट पिंटो का गुस्सा क्यों आता है अगर आप देख रहे हों और उसके बाद आप स्पर्श देखें या फिर जाने भी दो यारो देखें आप। या फिर मंथन देख लें, मंथन जहाँ उनकी शुरुआत होती है। इन सारी फ़िल्मों में नसीर साहब जिस तरीके से चरित्र को संजीदगी के साथ अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं और फिर उसे पर्दे में पेश करते हैं, वह काबिल-ए-तारीफ़ है और वही चीज़ है जो दूसरे कलाकारों को बार-बार उनकी तरफ आकर्षित करती है, उनके जैसा होने के लिए बाध्य करती है। एनएसडी के छात्र बताते हैं या एफटीआई के छात्र बताते हैं कि किस तरीके से वे क्लास लेने जाते हैं वहाँ वो और बड़ी रुचि से क्लास लेते हैं। पढ़ाते हैं, बताते हैं, जो भी शेयर करते हैं उनके साथ वो, उसमें कहीं भी ये बात नहीं रहती मैं तो परम ज्ञानी हूँ, जैसा कि हिंदी के हमारे साहित्यकारों और आलोचकों के बीच में होता है कि भाई मैं तो परम ज्ञानी हूँ, आप मूर्ख लोग हो, आपसे क्या बातें की जाए, आपसे तो बात भी नहीं की जा सकती है। मतलब हिंदी साहित्य के आलोचकों में केवल हितेंद्र जी को और जगदीश्वर को मैं देखता हूँ कि जो इंटरैक्ट करते हैं लोगों से और अपनी बात भी रखते हैं, बहस भी करते हैं, नेगेट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें फ़िल्मों के में बहुत कम है। इतने आत्ममुग्ध होते हैं फ़िल्म के कलाकार और फ़िल्म के हमारे जैसे आलोचक और दूसरे लोग कि वे नई आवाज़ को, नई प्रतिभाओं को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल शुरुआती दौर मैं यही बात कहूँगा कि नसीर साहब की नकल होनी चाहिए, नसीर साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए कलाकारों को, लेकिन उनकी स्थानीयता को अगर आप पकड़ें, उनके उस ख़ास जो अप्रोच है उनका फ़िल्मों के लेकर के उसको पकड़ें, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे एक बात जो मैंने बहुत पहले नसीर साहब से की थी, उसमें एक बात उन्होंने कही थी वो मुझे बहुत याद आती है और मैं बार-बार कलाकारों से पूछता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब मैं कोई फ़िल्म साइन करता हूँ, तो पहले या दूसरे दिन ही मुझे पता चल जाता है कि इस फ़िल्म को मुझे कितना देना है। मतलब निर्देशक कैसा है, लेखक कैसा है, फ़िल्म की कहानी कैसी है, उसके हिसाब से मैं तय करता हूँ कि मुझे कितना देना है। चूँकि फ़िल्म के लिए हाँ कह दिया है मैंने, तो फ़िल्म मैं पूरी करता हूँ, फ़िल्म छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन मेरा 20% जाएगा उसमें या मेरा 80% जाएगा, ये मैं तय करता हूँ फ़िल्म में उनकी संलग्नता देख कर के, जो निर्देशक है, जो लेखक है, जो कहानी है, वो उसको देख कर के तय करता हूँ। और ये बहुत मार्के की बात है, हालाँकि दूसरे कलाकार इस बात को नहीं समझ पाते कि अपनी प्रतिभा का 20% कोई कैसे दे सकता है और बाकी स 80% कैसे बचाए रख सकता है। लेकिन ये बहुत ही गौर करने वाली बात है और एक्टिंग के छात्र जो थोड़े सिद्ध गुरु हैं, सिद्ध छात्र हैं, वे कहते हैं कि ऐसा होता है। शायद दूसरी फ़ील्ड में भी होता हो ऐसा। पारेख साहब बता सकेंगे या हितेंद्र जी बता सकेंगे, दोनों प्राध्यापक रहे हैं। शुक्रिया जी। अमिताभ आपको। बहुत शुक्रिया अजय जी। आपने जो बिंदु उठाए हैं मैं उनको लेकर के आगे चलता हूँ और पारक साहब से भी पूछूंगा जब
लेकिन अभी फिलहाल मैं शिवाजी के पास आ रहा हूँ। शिवाजी, जो बातें अजय जी ने कही हैं, तो एक तो उससे नसीर साहब की वो जो एक छवि जो उन्होंने बताया कि काफी तुनक मिजाज किस्म के इंसान हैं और वो ऑर्डिनरी किस्म की चीजों से मतलब ऑर्डिनरीनेस जिसको हम कहते हैं, उससे वो भड़क जाते हैं, मतलब वो उनको पसंद नहीं। तो ये एक लिहाज से एक अच्छे इंटेलिजेंट इंसान का भी एक निशानदेही है कि भाई ठीक है, वो एक आला दर्जे के इंसान हैं और पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान हैं, और वो चाहते हैं कि भाई उनसे उसी तरह की बात की जाए। लेकिन अब हर आदमी का लेवल तो उस तरह का होता नहीं है, या वो उसको इतनी मतलब किस्मत अच्छी नहीं कि नसीर साहब की सोबत हासिल हो जाए। तो ऐसे में ये जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो फिल्म थी अल्बर्ट को गुस्सा क्यों आता है, उसी का टाइटल उनको चस्पा हो जाता है कि नसीर शाह को गुस्सा क्यों आता है। और वो आजकल के दौर में जिस तरीके से उनकी टिप्पणियां आती हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो मतलब उनके अपने दोस्त अमिताभ हों, यानी बच्चन। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, किसी पर भी वो हर एक पर जो है वो मतलब जब कभी जहां उनको मिल जाए वो लाठी चला देते हैं कि जिससे उनकी ना इत्तेफाकी हो गई, वो उससे एकदम उसको बख्शते नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये जो मतलब नसीर साहब के बारे में मेरे ख्याल में जो हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा जरूरी और दिलचस्पी वाली बात होनी चाहिए होगी कि नसीर साहब ने इतना लंबा काम किया है, मतलब लगभग 50 साल होने जा रहे हैं उनके काम को। 49 साल तो पूरे हो ही गए, इस साल 75 में आई थी निशान। तो 50 साल की अभिनय यात्रा में नसीरुद्दीन शाह के वे कौन से काम हैं? पहले सिनेमा में जैसा मैंने कहा कि वो एक स्तंभों में गिने जाते हैं, मतलब गोविंद निलानी और श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ साथ ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह को, स्मिता पाटिल को, शबाना आजमी को, ये सब इंसेपरेबल हैं वो जो ये उस पूरी यात्रा में। तो नसीरुद्दीन शाह जो है, जो एक पिलर के तौर पर उनको देखा जाए, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा शिवाजी, आपकी नजर में वो कौन से काम है, वो कौन सी फिल्में हैं जो याद आती हैं? अगर उस पहले सिनेमा की बात करें और फिर बाद में तो जो व्यावसायिक सिनेमा है वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिलचस्प काम है। हालांकि मैं जब भी नसीर को याद करता हूं तो एक तरफ मुझे पार याद आती है और दूसरी तरफ वो तहलका याद आती है कि मेरी छतरी के नीचे आ जाए कि बीजे कमला खड़ी खड़ी। तो दोनों दोनों चीजों दोनों छवियां हैं, दोनों इतनी ज्यादा कहना चाहिए कंट्रास्ट में है कि यकीन नहीं होता कि यही जैसे ये एक ही आदमी ने दोनों किरदार किए। बहरहाल शिवाजी, आप अपनी बात रखें। शुक्रिया। आप लास्ट के 2 जुमले ज्यादा बोल गए, वो मेरे थे। अरे मुझे मालूम नहीं था, माफी चाहता हूँ। एक्चुअली असल में मैं कॉन्शियस हुई हूँ नसीर साहब की शख्सियत को लेकर के पार देखने के बाद, और वो दूरदर्शन पे आई थी, टेलीकास्ट हुई थी, और उसके बाद मेरे घर में बड़ी देर तक चर्चा होती रही पार की, और पापा समझाते रहे कि पार सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही कर सकते थे। और क्योंकि पापा दिलीप कुमार के फैन थे, तो वो ये बताते रहे कि दिलीप कुमार के बस की बात नहीं थी इस गरीब, इस महरूम किरदार को अदा करना। और ये बहुत बड़ा यूएसपी था जिस वक्त वो फिल्में बन रही थी, जो महरूमियों से ग्रस्त एक नाराज, द्वेलित और सवालिया इंसान की, सवालिया जहन की को वो पोर्ट्रे कर रही थी, पर्दे पे उतार रही थी। उन फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह साहब बिल्कुल मुजस्सिमा थे उस चरित्र का, जो अपने सिस्टम से नाराज है, उसको जानता है कि कहाँ गड़बड़ है, सवाल करता है, लेकिन जो गरीबी से आई हुई पावरलेसनेस है, वो उसको, उसकी वजह से जो उसके अंदर गुस्सा और क्षोभ है, वो इतनी अच्छी तरह से कोई पोर्ट्रे कर सकता है। इसमें मेरा ख्याल 2 ही फिल्में हैं, एक शायद मिथुन चक्रवर्ती की मृग्या है, और पार है इनकी नसीरुद्दीन शाह साहब की, जो आप देखें तो आपको एहसास होता है। लेकिन पार के साथ साथ मोहरा भी है नसीरुद्दीन शाह साहब की, जिसमें वो एक मीनेसिंग कैरेक्टर करते हैं, एक डेविलिश डीप इविल है उसके अंदर। जो इविल होता है, जो बुरा होता है, वो तो ठीक है, जो अच्छा होता है लेकिन अंदर से बुरा होता है, वो वाला बुरा जो करते हैं, वो उनकी रेंज है बहुत जबरदस्त। लेकिन मुझे मेरे साथ जो नसीरुद्दीन शाह की जो इमेज है, जो जिसके लिए मैं उनको याद रखूंगी, वो है वो बाजार का नाकाम आशिक, जो कहता है कि जब सीता कहती हैं कि मैं आपके फन की कदर करती हूँ, और वो कहता है लेकिन मोहब्बत नहीं करती मुझसे, इश्क नहीं करती मुझसे। तो ये वाला, और फिर उसके बाद देखिए कोई भी हीरो जो है वो अपने स्क्रीन प्ले, अपने राइटर, अपने डायलॉग राइटर, इन सब से बनता है। लेकिन
वो अपनी ग्रेविटी कहाँ पर महसूस कराता है, वहां वो आप नसीरुद्दीन शाह के चेहरे को देखिए, उससे पता चलता है कि वो ग्रेविटी चेहरे से कैसे ले, जैसे इरफान का भी यही था और नसीरुद्दीन शाह साहब का भी, और भी कुछ कलाकार हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंखें, अगर सिनेमा स्कोप में सिर्फ आंखें भी कर दी जाए तो नसीरुद्दीन शाह पोर्ट्रेट, वो उनका माथा, उनकी भवें, उनकी आंखें ही काफी हैं, ये उनकी खासियत है। तो उस ग्रेविटी को लाने के लिए एक फिल्म है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो हिम्मत वाला काम था, वो था खुदा के लिए, जो इंडो पाकिस्तान को प्रोडक्शन थी, और वो फिल्म इतिहास में दर्ज होने वाली फिल्म है कि बहुत मौजू, बहुत जरूरी, बावक्त और सही किरदार नसीरुद्दीन शाह साहब को मिला। वो जिन चीजों में यकीन नहीं रखते हैं, उस पैरेलल सिनेमा में उनको कभी भी अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के खिलाफ जाना नहीं पड़ा, ऐसा मुझे लगता है, और इस लिहाज से उनका सिनेमा और उनकी शख्सियत दोनों जम होती गई हैं आपस में, और वो उसके बाद जो किरदार बनता है उसको फिर हक होता है कि वो हिपोक्रेसी को कॉल आउट करे और वो कहे कि हम वी हैव बीन वर्शिपिंग रॉन्ग गॉड्स या इविल गॉड्स, या वो ये कहे कि अमिताभ बच्चन एक्टर, या ये जो या अनुपम खेर के जो उन्होंने कहा, तो वो सारी वो ही हैज अर्नड ऑल दैट फ्रॉम देयर। तो ये एक ऐसा किरदार जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है, फिल्मी किरदार भी है, और दोनों जगह पर वो फ्लूइड है, आता जाता रहता है दोनों तरफ से हमें। लेकिन मिर्जा गालिब के बाद से हम उनको ये बात पहले भी महसूस की गई, लेकिन मिर्जा गालिब के बाद से जो अदायगी, डायलॉग डिलीवरी और जबान की अदायगी, डिक्शन, इन सब चीजों के ऊपर जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया वो लाजवाब है। तो एक इस लिहाज से भी नसीरुद्दीन शाह साहब का काम बहुत अजीम है कि उन्होंने मिर्जा गालिब को जिस तरह से पोर्ट्रे किया, वो गुलजार के मिर्जा गालिब ना हो करके वो सच के मिर्जा गालिब, मतलब सचमुच पुरानी दिल्ली वाले मिर्जा गालिब बने। वो बहुत बड़ा लम्हा है, और हम लोग किस बेताबी से इंतजार करते थे उस सीरियल का बैठ करके। तो कुल मिलाकर के अब आज जो उनकी लार्ज शॉर्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी वो अलग अलग किरदार कर रहे हैं, जो आ रहा है, जो कुछ उनका वो आ रहा है उसमें भी कर रहे हैं। बहरहाल एक महरूम आदमी, एक उद्वेलित आदमी से लेकर के एक जो बात के उनके अभी का जो काम है, जो जिसमें वो हमें बहुत ठहराव के साथ नजर आते हैं, और एक चीज और, उनका सटायर की टाइमिंग, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। तो वो जानते हैं कि बहुत मारक होता है सटायर, उसको हल्के से नहीं लेना है, और ज्यादातर जगहों पर मतलब उनके जो इश्क के या बाप बेटे के इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी जो उनकी डिलीवरी है वो हरदम सटायर को टच करती रहती है, ये खासियत है। और ये कुछ कोई तल्ख वो भी है, एलिमेंट भी है उनके यहाँ, दोनों ही हैं, लेकिन वो अच्छा है और हम सब उसके आदीज हो गए हैं। तो मेरा ओपनिंग रिमार्क यही रहेगा कि बहुत से बेंचमार्क सेट किए उन्होंने। जी, बहुत अच्छी आपने बातें कही। एक जो महरूमी वाले आपने बात की, वाकई में वो जिस तरह से उन किरदारों को पोर्ट्रे करते हैं और उनकी जो एक एंग्विश है, उनको जिस कन्विंसिंग तरीके से सामने लाते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रही थी बाजार का, और आपने बहुत अच्छा वो सीन याद दिलाया जिसमें स्मिता पाटकर का जो डायलॉग होता है, उसी तरह का एक सीन है बाजार में, जब वो बहुत चीख करके, जो उनकी एक स्टाइल है, बोली लगाओ जब वो कहते हैं, और वो जो एक अंदाज है, वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम को लेकर के, यानी एक बच्ची को बेचने का, यानी लड़की बेचने का जो एक पूरा सिस्टम एक तरीके से है, ये हर एक मुस्लिम समाज को, बिल्कुल बिल्कुल ये रनिंग है। देखिए उनका पर्सनल और पब्लिक एक होता हुआ दिखता है, जो उनका मुद्दा है, जो उनका जिंदगी की जो परेशानी है, वो सिस्टम जनरेटेड परेशानी, और उसको व्यवस्था से वो जोड़ पाते हैं, और ये उनकी ज्यादातर चीजों में होता है। आप यहाँ तक कि मिर्जा गालिब में भी होता है। आप मिर्जा गालिब में भी अगर आप देखेंगे तो जो सरमायादारी है, जो फ्यूडल कैरेक्टर है उसका, सोसाइटी का, और जो फनकार है, जो शायर है, उसके बीच में जो तजाद है, उसको कन्फ्लिक्ट को अगर आप नोट करेंगे तो वो वहां से भी है। और जब खासकर जब वो मीर पर फिक्रा कसते हैं, तंज करते हैं, ये तो दरबारी शायर है और इसलिए ये बड़ा बना फिरता है, तो वो वहां पर भी आप देखें तो कंटिन्यूअसली हिज पर्सनल इज पॉलिटिकल,
जी। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने और वो सिनेमा से बाहर छन करके भी आता है। हालाँकि नसीरुद्दीन शाह की एक फ़िल्म जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, स्पर्श, जिसमें कि वो एक नेत्रहीन, जैसे आप चूँकि आपने मोहरा का ज़िक्र किया तो मेरे दिमाग में स्पर्श तुरंत याद आया कि कैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से निभाया था, जिसमें वो और उसका स्वावलंबन जो है, उस किरदार की जो खुददारी है कि नहीं, आप मुझे मेरी बेचारगी ना समझें, और वो यहाँ तक कि वो महिला जो कि उससे हमदर्दी जताने आती, शबाना आज़मी का जो किरदार है, वो जो एक सीन है जिसमें गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर। फिर बाद में जब उनको एहसास होता है कि नहीं, ये महिला गुस्सा करने लायक नहीं है, तो फिर वो जब सॉरी बोलते हैं, फिर बाद में बड़ी मुलायमत से कहते हैं, सॉरी कह तो दिया ना। तो वो जो एक सीन है, एक ही सीन में वो बहुत सारे रंग दिखाते हैं और वहां से जो है आपको पता चलता है ये क्या क्या है वाकई में। हितेन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो बात अभी शिवा जी ने कही, और चूंकि नसीर पर बात करते करते उनकी बहुत सारी फिल्में हम लोग को याद आना स्वाभाविक है जब हम उनके मतलब अभिनय यात्रा के बारे में बात करें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल फेवरेट्स कौन कौन सी हैं नसीरुद्दीन शाह की फिल्में, चाहे वो कला सिनेमा जिसको हम कहते हैं उसमें से ले लें, या जो व्यावसायिक सिनेमा है वहां से ले लें, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने बहुत बड़े दिलचस्प दिलचस्प किरदार निभाए हैं। जैसे मासूम एक फिल्म है, मासूम बहुत प्यारी फिल्म है और उनका अभिनय भी बहुत अच्छा रहा है उस फिल्म में, और वो शेखर कपूर को वहां से बहुत एक अलग तरह की मकबूलियत भी मिली थी। तो वो भी एक फिल्म है नसीरुद्दीन शाह साहब की। लेकिन आपकी पर्सनल फेवरेट्स क्या क्या है, मैं जानना चाहूंगा, ताकि दर्शकों को थोड़ा पता लगे कि हाँ, नसीरुद्दीन शाह का सिनेमा अगर वो एनालाइज करना चाहें तो वो कौन कौन से मतलब शिखर हैं जो उन्होंने छुए हैं। जी। मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है आपके पास? बहुत बुलंद पहुंच रही आप है। सुन पा? हाँ। दोनों लोगों ने, आपने भी कुछ अच्छी बातें जोड़ी हैं, दोनों साथियों ने जो बातें कही हैं बहुत सही, और मैं सब बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि नसीरुद्दीन शाह को हर वो व्यक्ति जो हीरो जैसा देखने में नहीं है, उनको कृतज्ञ होना चाहिए कि इस चेहरे का आदमी भी हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब देख सकता है और केंद्रीय भूमिका में आ सकता है। उसके लिए पूरे देश के लोग उनके प्रति कृतज्ञ। जब वो आए थे तो हम लोग नहीं सोचते थे कि ये जो है कोई हीरो बन सकता है। जब वो सुनैना सुनैना करते हुए गीत गाता था तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता था। मैं उनको बड़ा एक्टर मानता था, सभी लोग मानते थे, लेकिन वो उस तरह के रोल में उनका ये हिस्सा थोड़ा दबा हुआ था, अजीब सा लगता था। हम लोग इस तरह के हीरो के अभ्यस्त थे, लेकिन धीरे धीरे वो पसंद आने लगे। और जिस बात का जिक्र शिवा जी ने भी किया, वो जो इंटेंसिटी है उनकी, वो पकड़ लेती थी। और ये पकड़ इतनी जबरदस्त है उनकी, वो जिस भी रोल में देखिए, आपने कहा कि जो महत्वपूर्ण या मेरी पसंदीदा जो रोल है उसकी चर्चा करूं, लेकिन आप याद करेंगे तो पाएंगे कि लगभग हर फिल्म में जिस भी तरह का रोल हो, वो कमर्शियल फिल्म हो या जिसको आप पैरेलल सिनेमा कह रहे हैं, हर रोल में वो फिट बैठ जाते हैं। छोटा सा रोल एक है फौजी का, जो अमोल पालेकर की एक सस्पेंस थ्रिलर थी, वो मुझे अभी भी याद आती है। जब वो आते हैं तो लगता है कि हाँ, एक फौजी आ गया। आप खामोश, या मुझे याद नहीं थे, हाँ, थैंक यू। तो उस तरह का है। या मुझे वो शिवाजी के रूप में जब वो आते हैं, जब भारत एक खोज में, तो मुझे लगता है कि मैंने शिवाजी, भारत एक खोज में, तो मुझे लगा था कि मैंने शिवाजी को देख लिया। वही इंटेंसिटी, वैसे ही चलना, और लगता था कि जैसे कैलेंडर से निकल करके शिवाजी आ गए। तो इस तरह के उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं। लेकिन जिस कारण से मैं नसीरुद्दीन शाह को अजय जी की तरह एक रोल मॉडल मानता हूँ, एक बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, वो है उनकी चॉइसेस। उन्होंने जिस तरह की चॉइसेस, वो कहते भी हैं अमिताभ बच्चन और तमाम लोगों के बारे में कि एक इंटेलिजेंट एक्टर जो है अपने चॉइसेस के कारण भी समझा जा सकता है। तो उनकी जो चॉइसेस हैं, जिस तरह की रेंज ऑफ रोल्स उन्होंने चुने हैं, उसमें आप देखिएगा तो उन्होंने किस किस तरह के किरदार किए। कुछ फिल्म मुझे याद आती है, एक त्रिया चरित्र, उसमें वो एक ऐसे ससुर का रोल करते हैं जो अपने बेटे, अपनी पतोहू के साथ जो है वो उसको कुछ खिला करके जो है उसके साथ बलात्कार करता है। इस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं जो कोई भी बड़ा हीरो जो है वो करना नहीं चाहेगा, उसकी इमेज को खतरा होगा। लेकिन मैं जो छोटे छोटे रोल्स भी उन्होंने किए हैं, मैं देखता हूँ
कि आमिर खान वाली जो फिल्म थी उसमें भी जो उन्होंने रोल किया है उसमें बड़ा खतरा था। वो एक तरह का एक ऐसा चैलेंजिंग रोल था जिसमें कि आमिर खान जो है वो देशभक्ति के लिए हैं और वो जो है वो एक सस्पेक्ट कैरेक्टर हैं, पाकिस्तान के एजेंट बन करके यहाँ पर जो है वो तमाम तरह की चीजें करते रहते हैं। इस तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं और उन रोल्स को करते हुए मुझे हमेशा ये लगा है कि एक एक्टर के रूप में उन्होंने बहुत सोचते हुए काम किया है और वो थिंकिंग मैन है। और ये थिंकिंग मैन उनको ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर वो अपने कैरेक्टर्स को ठीक से जी सकें तो उनको ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट उनको मिला है। और वो जो उनकी जो बोल्डनेस है, जब वो अमिताभ बच्चन पर बोल जाते हैं, राजेश खन्ना पे बोलते हैं, दिलीप कुमार पर बोलते हैं, जो सबसे कठिन रहा होगा उनके लिए बोलना, तो मुझे लगता है कि उनको ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है कि उन्होंने बहुत सिंसियरली जो है उन बातों को कहा है। अब अलका जी के खिलाफ भी उन्होंने कई बातें कही है। मैं एक बातचीत देख रहा था, वो अलका जी से सीखा उन्होंने काफी कुछ, लेकिन उन्होंने अलका जी को क्रिटिसाइज भी किया है और कहा है कि वो जो उन्होंने पश्चिम से सीखा था उसको लेकर के वो एनएसडी में वो सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक्टर्स को अपने तरीके से सोचने नहीं दिया। तो मुझे ये जो रोल है उनका, बियॉन्ड ऑल रोल्स, और एक से बढ़कर एक, मतलब 50 कम से कम मैं ऐसे गिना सकता हूँ जिसमें मुझे वो बहुत पसंद आया। लेकिन ये जो एक थिंकिंग एक्टर है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, आज भी जब नसीर जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी उन्होंने पढ़ने लिखने पर एक छोटा सा बाइट मैंने देखा, वो कहते हैं कि मेरा बेटा ही जब मेरी बात नहीं मानता है तो फिर मैं किससे कहूँ। ये छोटी सी बाइट पढ़ने लिखने के बारे में वो कहते हैं। मुझे ये जो नसीरुद्दीन का जो ये रोल है, ये जिसको आप एक्टिविस्ट का कह रहे हैं, एक्टर का कह रहे हैं, मुझे ये रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक बात कहूँ तो, और जो मैं जुनून से लेकर के मैं ऐसे छोटे छोटे जो बहुत छोटे रोल हैं, और उन्होंने कई तरह की चीजों को तोड़ा है, कई तरह के जो सामान्य रूप में कहे जाने वाले चीजें होती हैं उनको वो नहीं दोहराते रहे। वो बलराज साहनी का जिक्र भी करते हैं, वो बार बार इस बात का आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बलराज साहनी और अमिताभ बच्चन जैसे लोग इस तरह की फिल्म वर्ल्ड में इस तरह के विरोधाभासों के बीच में कैसे एक्टिंग करते रह सके, और ये बात वो कहते हैं। और एक और बात जो उनकी मुझे बहुत पसंद है वो है कि उनको टेक्निक का बहुत अच्छा ज्ञान है। वो नाटक के बारे में जब भी बात करते हैं तो नाटक में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, आप उनको सुनिए कभी नाटक पर। मैंने एक इरफान का एक इंटरव्यू उनके साथ, बड़ा गंभीर सा इंटरव्यू है, उसको मैंने देखा है। तो मुझे बार बार वो देखने का इसलिए मन करता है, ये समझने के लिए कि वो छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात पर ध्यान देते हैं। वो नाटक में क्या गड़बड़ी रह गई और वो कहाँ चीज जो है भारतीय नहीं बन सकी, क्षेत्रीयता को कहाँ कहाँ महत्व मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, ये तमाम बातों पे गौर करते हुए और वो चाहते हैं कि यहाँ नाटक बने और नाटक खेले जाएं और नाटक से जो सीखा जा सकता है उसको लाया जाए। लेकिन अंत में मैं एक और बात कहूंगा जिसके कारण मुझे लगता है कि वो अन्य किसी बड़े महान फिल्म एक्टर्स की तुलना में मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। वो ये है कि वो जागरूक भी है, समाज में जो चल रहा है, समाज में जो हो रहा है उसके प्रति बहुत सचेत है। एक जगह वो कहते हैं कि जो चीजें हमारे समाज में पीछे पड़ गई, पीछे हो चुकी थी, हम उन चीजों को देख रहे हैं कि टेलीविजन के माध्यम से वो चीजें फिर से उभारी जा रही हैं। और ऐसे में एक जागरूक एक्टर होने के नाते हम लोगों का दायित्व तो है कि हम जो कर सकते हैं वो करें, भले ही हमको उसके लिए नाटक करना पड़े, उसके लिए हमको कहानी सुनानी पड़े, वो भी हम करें, लेकिन कोशिश करें जितना हम कर सकते हैं कि ये जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनसे समाज जो है पीछे जाता है, उन चीजों के खिलाफ वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमको उसकी काट खोजनी पड़ेगी। और यहाँ मुझे वो इस संदर्भ में वो वी शांताराम का भी वो जिक्र करते हैं, बहुत दिलचस्प लगा मुझे नसीब के से ये सुनना कि ये जो हिंदी फिल्में थी, इन फिल्मों में एक खास किस्म से
एक सामाजिक कुरीति को और जो ट्रेंड्स थे उनको उनके खिलाफ बोलने का एक जरिया होती थी फिल्में, वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलती और फिसलती चली गई। अब स्थिति थोड़ी कठिन हो गई है, ये बात वो कहते हैं और टीवी का बहुत जिक्र करते हैं। और ये बताता है कि हमारे नसीरुद्दीन जो हैं वो सिर्फ साहसी नहीं है, बीच बीच में वो संजीदा जब चीजें नहीं देखते हैं तो अगर भड़क जाते हैं, तो ये भड़कना उनका स्वाभाविक है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो है वो इस समय इन बातों से भड़क सकता है, और उनके पास जो स्मृति है, उनके पास जो ट्रेनिंग है, उनका जो ओरिएंटेशन है, और उनका जो एक्टर के रूप में, एक थिंकिंग एक्टर के रूप में, वो बहुत कम ऐसे लोगों में हैं जो टाइप नहीं हुए। और उनको देखिए कि हर जो बड़ा हीरो है वो एक जगह जाकर के जो है हम लोगों को बड़ा एम्बैरेसिंग लगने लगता है, वो अपनी इमेज में इतना कैद हो जाता है कि लगता है कि ऐसे आदमी को ज्यादा सुना ना जाए, बस उनके फिल्में देख करके संतोष कर लिया जाए। लेकिन ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में देखते हुए हम उन एक्टर्स एक्टिंग जो जिसकी एक्टिंग कर रहे हैं उसको के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इनको सुनते हैं तब समझ में आता है कि ये थिंकिंग मैन जो है वो कैसे ब्रश से सीख रहा है, कैसे वो प्रेमचंद से सीख रहा है, कैसे वो गालिब से सीख रहा है, कैसे वो चीजों को देख रहा है, और जहां जरूरत पड़ती है, जिसके भी क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, वो करने को तैयार है। इसलिए उनकी वॉइस को मैं ऑथेंटिक वॉइस कहता हूँ। और जो ऐसे एक्टर्स हैं वो हमारे लिए इसलिए इंस्पायरिंग होते हैं, या सिर्फ बहुत बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, हो सकता है आपको उनकी तुलना में कोई और एक्टर बड़ा लगे, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से, जिस शिद्दत से और जिस तरह से उन्होंने एक एक्टर के इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल को क्रेडिबल बनाए रखा है इतने दिनों तक, वो मुझे अतुलनीय लगता है। नसीरुद्दीन ने हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, और मैं समझता हूं कि ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। मैं नसीरुद्दीन को सचमुच अजय जी की तरह मानता हूं कि वो बहुत बहुत ऐसा कोई हो नहीं सकता। मैं उनको तमाम उनकी कमजोरियां रही होंगी, कई जगह उनसे गलतियां हुई होंगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बड़े आदमी हैं और हम लोग उनसे बहुत सीख रहे, आगे भी सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही कि वो जिस तरीके से एक जो सोशल कंसर्न वाला जो उनका पूरा एक दायरा है, वो खास तौर से एक एक्टर की जो कहना चाहिए समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, एक थिंकिंग एक्टर की, वो उसको नसीर साहब बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। और जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया, बात सही है, और जिस तरीके से वो किरदार को दरअसल उसमें सिर्फ ना ये कहना कि सिर्फ डूब जाते हैं उसमें, बल्कि वो जो उसकी शख्सियत के जो बहुत बड़े बड़े बारीक बुनावट होती है उसको किस तरीके से सामने लाते हैं वो, मतलब और वो इतना चौंकाने वाले किरदार मतलब अभिनेता हैं कि एक तरफ जब आप उनकी आक्रोश और पार जैसी फिल्मों से मुतासिर हो रहे होते हैं, तो उसी वक्त आपको जाने भी तो यारो आ जाती है याद, या मिर्च मसाला का जो जो सूबेदार है, जो भी कह रहे हैं उसको, जो कैसे हो यानी ग्रामोफोन दिखा करके गांव की औरतों को लुभाना और उनको एंटाइज करना, और किस तरीके से उनका फायदा उठाने का जो पूरा एक जो मक्कार किस्म का किरदार है वो बहुत खूबसूरती से निभाते हैं और एकदम छा जाते हैं। 5 सेकंड लेना चाहूँ, 5 सेकंड। अभी जी ने पार का जिक्र किया था, तो जब वो ऐसे बैठा हुआ नसीर जो है, जब उससे पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहता है मुंगेर। तो वो जो मुंगेर उसने कहा है ना, वो पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये सचमुच महान एक्टर है। उस तरह से मुंगेर कहने वाला कोई एक्टर मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसे मुंगेर बोल सकता है। बहुत जोड़ किस्म का मोमेंट उसी दिन से नहीं उनके करियर में बहुत सारी ऐसी फिल्में, मतलब उनके लगभग हर फिल्म में आपको ऐसे एक ना एक संवाद मिलेगा जहां लगेगा कि इस आदमी ने उस एक संवाद के जरिए बहुत कुछ कह दिया। जैसे जुनून का आपने जिक्र किया था, मुझे जुनून का सिर्फ एक डायलॉग अभी आपसे बात करते करते आपकी बात सुनते याद आ गया, जब वो शशि कपूर से कहते हैं हम दिल्ली हार गए हैं जावेद भाई, तो जिस अंदाज में वो कहते हैं कि हम दिल्ली हार गए, वो जो उस एक डायलॉग में और उसको जिस अंदाज में वो कहते हैं, जिसने भी वो फिल्म देखी है, अगर ना देखी है तो उसको जाके देखें कि उस एक डायलॉग में उसके डिलीवरी में जो एक बेबसी है, जो गुस्सा है कि आप यहाँ कबूतर उड़ा रहे हो, हम दिल्ली हार गए, तो वो जो एक बात है वो पूरा का पूरा एक कहना चाहिए कि एक एक्टर जो है, एक जो बात अजय जी ने बड़ी अच्छी कही थी, किस फिल्म में कितना देना है, 20% देना है कि 100% देना है, वो जो छोटे से रोल में भी दे जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। फरक साहब आपके पास आता हूँ, आपने सबकी बातें सुनी और ये जो बात हम लोग नसीर साहब के मतलब अभिनय यात्रा के संदर्भ में कर रहे हैं,
तो जो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो उनके इस यात्रा में जो पड़ाव रहे हैं, उनका हम जिक्र कर भी रहे हैं और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं, वो चाहे वो मसाला सिनेमा का एक श्रेणी हो या उसको आप कला फिल्मों की श्रेणी में रखना चाहें, एक तो वो बात है। दूसरी बात है, एक नसीर एक अभिनेता के तौर पर किस तरह एक स्कूल की तरह डेवलप हो जाते हैं धीरे-धीरे। जैसे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी दोनों ही मतलब मित्र भी रहे और जब तक ओमपुरी जीवित रहे तब तक उनकी जो एक तरीके से कहा जाए मित्रता का जो एक आयाम था, हर जगह वो साथ-साथ इंटरव्यू भी देते थे। एक इंटरव्यू जो भी आप बात कर रहे थे हितेन जी कि ऐसे लोग भी अभिनेता बन गए, तो मुझे याद आ रहा है उन्होंने एक इंटरव्यू में दोनों ही लोगों ने अनुपम खेर से बातचीत में कहा था कि भाई हम लोगों को देख करके कहा जाता था कि भाई इतने बदशक्ल लोग कहाँ से आ गए हैं एक्टर बनने के लिए। यानी ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह को लेकर करके शायद उन्होंने शायद शबाना आजमी के हवाले से कहा था या किसके हवाले से कहा था कि हमें देख करके कहा जाता था कि भाई इतने बदशक्ल लोग जो है वो कैसे सोच सकते हैं अभिनेता बनने के बारे में। तो वो ये जो एक चीज है किस तरीके से वो एक धीरे-धीरे एक लेजेंड बनते गए। फर्क साहब इसका हम जरा आपसे थोड़ा आप आपकी नजर से इसको समझना चाहेंगे। सबको सभी को मित्रों को नमस्कार। ये वैसे बड़ा मुश्किल है किसी भी कलाकार की यात्रा का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना। जब भी मैं नसीरुद्दीन शाह के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बलराज साहनी याद आते हैं, कई कारणों से। एक तो फ़िल्मी दुनिया में बहुत कम कलाकार ऐसे रहे हैं और अब तो और भी कम हो गए हैं, जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजी हो, एक समझ हो, वैचारिक दृष्टि हो और प्रगतिशील वैचारिक दृष्टि हो और वो उनकी फ़िल्मों के चयन में भी दिखाई दे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बलराज साहनी की देखते हैं यात्रा, तो 2 बीघा ज़मीन से लेकर जो उनकी अंतिम फ़िल्म थी एमएस सत्यू की, तो हाँ, हम देखते हैं कि उसमें बराबर वो ऐसे सामाजिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्मों का चयन करते रहे। फ़िल्मों का किस तरह की फ़िल्मों का चयन करता है कोई कलाकार, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिर्ज़ा गालिब जो फ़िल्म जो सीरियल उन्होंने किया, उसके बारे में उनको ये यकीन था कि मिर्ज़ा गालिब का रोल जो है मैं ही कर सकता हूँ, जबकि उसके पहले गुलजार के दिमाग में और कई कलाकारों के नाम थे और ये साबित भी हो गया कि वो ही उस काम को शायद बेहतर ढंग से कर सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि अगर आप इन्होंने जो रोल निभाए हैं, वो बहुत अधिक दूर-दूर तक है। मतलब जैसे बलराज साहनी के बारे में मैंने कहा कि 2 बीघा ज़मीन के किसान का भूमिका निभाने वाला अनुराधा का डॉक्टर भी है और वो बिल्कुल मतलब उनमें आपस में कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि दूसरे से कुछ मदद मिल रही हो। वो बिल्कुल भिन्न तरह की दुनिया है, भिन्न तरह के चरित्र हैं और भिन्न तरह के चरित्र को एक ही कलाकार बहुत अलग ढंग से निभाता है। और इसी चीज़ को अगर हम जब नसीरुद्दीन शाह के यहाँ देखते हैं, तो वो बलराज साहनी से कई मानों में, क्योंकि समय बदल गया है, कई मानों में कई ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे अ, मंथन में जो भोला ही शायद उस चरित्र का नाम होता है। भोला का जो चरित्र है, वो उस तरह का चरित्र बहुत कम कलाकार निभा पाते हैं। जो उन्होंने निभाया। पार में देखिए आप, पार बिल्कुल इस तरह का चरित्र मतलब इस तरह के चरित्र वास्तव में गढ़े ही समानांतर सिनेमा में गए और उनको जब इन चरित्रों को क्यों गढ़ा गया है, इसको 2 तरह से कहा जा सकता है। एक तो यह है कि इस समय ऐसे कलाकार थे और ऐसे निर्देशक थे, जो ये समझते थे कि हम इन चरित्रों को निभाने वाले कलाकार हमारे पास हैं। हमारे पास नसीरुद्दीन शाह है, हमारे पास ओमपुरी है, हमारे पास आलोक क्या नाम है, अमोल पालेकर हैं,
हमारे पास शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, यानी कि इस तरह के कलाकार थे जो बहुत ही जटिल किस्म के और समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले ये लोग जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, उनका चरित्र उस तरह से निभाने वाले बिल्कुल एक सच्चाई के साथ, एक पूरी गरिमा के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ वो निभाने वाले कलाकार हैं। और नसीरुद्दीन शाह, आप उस पार के जब सुरों को पार करने वाले दृश्य में इन दोनों अभिनेताओं को देखिए, वो हिला देने वाला है, वो कभी आपके मस्तिष्क से जा नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी संभव हुआ कि 70 में जो समानांतर सिनेमा आंदोलन था, जो समानांतर सिनेमा आंदोलन किसी हवा में नहीं या कुछ 2-4 निर्देशकों के सोच से नहीं निकला था, वो पीरियड था, वो उस समय था, जिस तरह का एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट पूरे देश में चल रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति साहित्य में हो रही थी और जिसकी अभिव्यक्ति फिल्मों में भी हो रही थी, और जिसको एक मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि संस्थाओं द्वारा भी जिसको जिससे एक तरह का सहयोग मिल रहा था, चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट हो और चाहे एनएसटी हो, जहाँ से निकलने वाले। आप देखेंगे कि उन कलाकारों ने जिन्होंने वहाँ पढ़ाई की, वहाँ अपनी कला को सीखा, अभिनय को सीखा, उन लोगों ने निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। इसमें निश्चित रूप से नसीरुद्दीन शाह का नाम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैचारिक रूप से सजग कलाकार है ये, सबसे ज़्यादा। ये सही है कि अभी 15-20 साल से या पिछले 10 साल से वो अपने विचारों को ज़्यादा अभिव्यक्त करने लगे हैं, लेकिन विचारों को अभिव्यक्त करने के और भी कई ढंग होते हैं, जिसमें फ़िल्में भी, कि आप किस तरह की फ़िल्में कर रहे हैं, उससे भी। और ये विरोधाभास फिल्मी दुनिया का है, जिसे हम बड़े से बड़े कलाकार के यहाँ देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बलराज साहनी ने जो है गरम हवा और 2 बीघा ज़मीन से गरम हवा तक ही काम किया, उन्होंने बीच में आलतू-फालतू फ़िल्में की, क्योंकि एक कलाकार के तौर पर उन्हें कई सारे काम करने होते हैं। और इसी तरह से अगर एक लेवल पर जाकर नसीरुद्दीन शाह कुछ असंतुष्ट हुए इस समानांतर सिनेमा बनाने वालों से, तो वो बहुत स्वाभाविक था और उसके कारण उन्होंने फिर कुछ ऐसी फ़िल्में भी बनाई। अ, हालाँकि उन फ़िल्मों को भी हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम है कि मासूम फ़िल्म को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन मासूम फ़िल्म जो है समानांतर सिनेमा की फ़िल्म है। इसी तरह से हाँ, मोहरा को कहा जा सकता है, लेकिन मासूम कोई साधारण फ़िल्म नहीं है और उसमें जिस तरह की भूमिका निभाई है नसीरुद्दीन शाह ने, वो भी साधारण नहीं है। तो इसी तरह से और जिस शिवाजी ने जिसकी चर्चा की, खुदा के लिए, उस खुदा के लिए में मौलवी का आप देखेंगे कि मतलब वो फ़िल्म तो मुझे अद्भुत लगी है, उस पर मैंने 2-2 बड़े लेख लिखे हैं, बड़े मतलब लंबे। तो उसमें जब वो लड़की मिलने के लिए जाती है नसीरुद्दीन शाह से, तो नसीरुद्दीन शाह उस समय 1944 का एक गाना सुन रहे होते हैं, बड़ी सिस्टर या बड़ी बहन कुछ इस तरह का नाम है, और वो गाना सुन रहे होते हैं। मतलब गजब इमेजिनेशन है कि किस तरह से जिस मौलवी का चयन किया जा रहा है, वो जो है उस रिवायत को जिसे साझा संस्कृति कहते हैं, वो हिंदुस्तान की उस रिवायत को जो विभाजन के पहले की है, वो व्यक्ति अभी भी अपने पास जीवित रखे हुए है। और उस जीवित रखने में कौन कौन उसका माध्यम बनता है? वो गाना, जो 1944 में जिसे के.एल. सहगल ने गाया था और जिसे मुझे ध्यान है पंकज मलिक ने भी गाया था। तो इस तरह से जो फ़िल्में हैं, वो किस तरह से हमारे समय को जीवित रखती है, और नसीरुद्दीन शाह ने वो भूमिका जब तय की होगी, तो इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए
कि मैं फिल्मों के माध्यम से जो देने जा रहा हूँ वो किस मकसद को पूरा करेगा, किस हिंदुस्तान को, किस तरह की इंसानियत को बचाएगा। जी, आपने आपने बहुत बढ़िया खुदा के लिए का बहुत अच्छा आपने मिसाल दी उसकी। मुझे नंदिता दास की एक फिल्म याद आ गई, फिराक, जो कि गुजरात दंगों पर है और जिसमें नसीर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें बहुत अच्छा, एक्चुअली मैं नसीर साहब के जो जब भी फिल्में याद करता हूँ, आप लोगों से इस दौरान बातचीत करते हुए भी मुझे उनकी जो फिल्में याद आ रही हैं। जी एक बात, जी फारूक साहब, हाँ बोलिए। बातें तो बहुत छूट गई, लेकिन एक बात, बलराज साहनी से जब तुलना कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक और बात थी जो मैं कहना ही भूल गया। वो ये था कि बलराज साहनी तो खुद साहित्यकार थे, पहले हिंदी में लिखते थे, बाद में पंजाबी में, ठीक है। और आप अगर उनके पूरे करियर को देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, ये एक ऐसा कलाकार है जिसका साहित्य से बहुत गहरा संबंध है। नसीरुद्दीन शाह उस तरह के साहित्यकार नहीं थे, लेकिन साहित्य में बहुत गहरे तक डूबे हुए थे, और गहरे तक डूबे हुए थे ये उनके नाटकों से मालूम पड़ता है, जिसमें इस्मत चुगताई, मंटो, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद जैसे कई लोगों को उन्होंने इसके माध्यम से अपने को मतलब तरह तरह से अभिव्यक्त किया। ये जो साहित्य अभिनय को भी या फिल्मों को भी समृद्ध करता है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण ये दोनों कलाकार हैं, बलराज साहनी भी और नसीरुद्दीन शाह भी। नसीरुद्दीन शाह के अभिनय में आप उसी तरह की बारीकियां, उसी तरह की कलात्मक उत्कृष्टता देख सकते हैं जो कि हम महान साहित्यकारों में देखते हैं। आप बलराज साहनी की बात कर रहे हैं? नहीं, बलराज साहनी, एक्चुअली मुझे क्या लगता है, बलराज साहनी साहब अपनी जो उनकी एक कुछ चुनिंदा भूमिकाएं हैं या जो उनकी एक फील्ड थी, उस फील्ड के वो निश्चित तौर पर उसमें उनका काम बेजोड़ है। खासतौर से अगर हम 2 बीघा जमीन और गर्म हुआ जैसे फिल्मों का जिक्र करें तो वहां, या अनुराधा को भी ले लीजिए, लेकिन उनके अंदर वो रेंज नहीं है। जैसे कॉमेडी की हम जब बात करें, जैसे जाने बेदियारों की हमने बात की, या जैसे मिर्च मसाला का जिक्र किया, या बात की जो नसीरुद्दीन शाह की बहुत सारी फिल्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह में मुझे एक सिमिलरिटी लगती है कि जब दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी पारी मतलब एक सीनियर एक्टर के तौर पर शुरू की, यानी बैराग के बाद का जो उनका फेज है, जहां वो हमको विधाता और कर्मा जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं कि वो हीरो है, लेकिन वो एक बुजुर्ग हीरो है। जो बाकी लोग जो है वो हीरो उनके सामने जो है वो रोमांस करते हैं, अनिल कपूर हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे जैकी श्रॉफ हो, या और कोई भी हो, लेकिन वो एक एंग्री ओल्ड मैन है। यानी अमिताभ बच्चन ने जो एंग्री यंग मैन का सिलसिला शुरू किया था, दिलीप कुमार ने उसको अपने साथ, तो नसीर भी जो है उसमें बन जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह जैसे आप जो ए वेडनेसडे का जिनका किरदार है उसको अगर आप देख लें, या जैसे अभी मैंने फिराक का भी जिक्र किया था, तो उसमें जो एक जो संगीतकार है जिसका बड़ा मायूसी भरा संवाद जो रघुवीर यादव से उसका डायलॉग है, जो मैं अभी तक नहीं भूला कि 7 सुरों में इतनी ताकत कहाँ की जो नफरत को मतलब तोड़ सके। तो वो जो एक बात है, वो एक जमाने से जो मायूसी है, वो अपने आप में नसीर जो लेकर के आते हैं, और जो दौर की जो एक कहना चाहिए पूरे दौर की जो विसंगतियां हैं उसको जिस तरीके से वो लाते हैं और दर्शकों के सामने वो सवाल खुला छोड़ देते हैं कि भाई आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऑफ कैमरा जो सारी बातें वो कहते हैं वो तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है ही, कि किस तरह से वो व्याख्यान देते हैं। मुझे अभी तक याद है सत्यजीत राय के जो स्मृति में जो व्याख्यान होता है उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि एक्टर के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई हमारी इंडस्ट्री में जो आदमी बिना ग्लिसरीन के आंसू ले आए उसको बहुत महान अभिनेता कहा जाता है, उसको महान अभिनेता समझ लिया जाता है। तो इस तरह की जो उनकी व्याख्याएं हैं अपने पेशे के बारे में, अपने पेशे के लोगों के बारे में और तमाम अपने साथी कलाकारों के बारे में, वो बहुत दिलचस्प है। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि हम बातचीत के लगभग आखिरी मोड़ पर आ गए। बहुत संक्षेप में टिप्पणी, नसीर साहब के वो कौन से किरदार हैं जो हमको लगता है कि किसी एक्टर को अगर सीखना हो तो उसके लिए वो एक टेक्स्ट बुक की तरह काम करेंगे? यानी पार का जिक्र यहाँ हो गया, यहाँ मिर्च मसाला का जिक्र हुआ, यहाँ जाने बेदियारों का जिक्र हो गया, आपको ऐसे कौन से किरदार लगते हैं? आक्रोश का जिक्र भी हुआ, यहाँ पर स्पर्श का जिक्र हुआ, और कौन से सब किरदार लगते हैं इनके अलावा, या ये भी? तो इसमें क्या आपको लगता है कि नहीं, किसी के सीखने के लिए क्या क्या गुंजाइश है? इन्हें मैं अपनी शुरुआती बातों में ही ये सारी बातें, ये फिल्मों का जिक्र किया था हमने, मैं उन्हीं फिल्मों का फिर से दोहराऊं तो कोई खास फायदा नहीं है। मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी आर्टिस्ट पर करना चाहें तो नसीर पर जब भी आप
कोई भी पुनरावलोकन करेंगे तो आपको कम से कम 3 दर्जन फिल्में तो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें से छांटना मुश्किल हो जाएगा। ये एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी खूबी है अपने कंटेम्प्रेरी में। दूसरे, मुझे लगता है कि नसीर के मुसलमान होने का उनको नुकसान हुआ है। वे जितने बड़े कलाकार हैं और जिस तरीके से उनका मूल्यांकन होना चाहिए था, भाई उनको दादा साहब फाल्के अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? उनका मूल्यांकन हमारे आलोचकों ने भी नहीं किया है, उन पर काम ही नहीं हुआ है। उनको मान लिया गया है कि जो उनकी टिप्पणियां आती हैं उसकी वजह से मान लिया जाता है कि वो नॉन सीरियस है। जैसे हमारी बातचीत में भी आ जाता है कि वे लाठी चलाने लगते हैं। ये लाठी चलाने लगना बहुत निगेटिव वर्ड है, आपके भी मुंह से निकला ये। लाठी नहीं चलाते हैं वो बेसिकली अपनी बात कहते हैं। जो लगता है दूसरों को कि पारंपरिक बात से अलग बात कर रहा है तो ये कि लाठी चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक कलाकार अपनी बात अगर कह रहा है तो उसकी बात को उसी शिद्दत के साथ महसूस करना चाहिए। वो सिर्फ किसी को तंग करने के लिए या किसी की फजीहत करने के लिए वैसा नहीं कर रहा है। वो अपनी पूरी मेधा के साथ, अपने अनुभव के साथ उसका मूल्यांकन कर रहा है। इस मूल्यांकन के बाद उनकी एक नॉन सीरियस इमेज बन गई है, जो इसकी गवाही है कि हम कितने नॉन सीरियस समाज में जी रहे हैं। हम क्यों नहीं उनकी बातों को गंभीरता से ले पाते, उस गंभीर तरीके से मूल्यांकन कर पाते हैं जो उनकी टिप्पणियां समसामयिक विषयों पर होती हैं। 92 के दंगे के बाद से बहुत विचलित हो गए थे, जिसमें उन्होंने सोचा था कि शायद वो दुबई शिफ्ट कर जाएंगे। ये बहुत अंदरूनी बातचीत में कभी महेश भट्ट ने शेयर किया था, जब वे परेशान थे और सोच रहे थे कि यहाँ रहना मुश्किल है, लेकिन कैसे वे रहे। और 92 के बाद, और इस बात के साथ वे उनकी बातों को आप सुनिए, गौर से सुनिए, तो आप लगेगा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और भारतीय हूँ और यहाँ रहता हूँ और मैं अपनी बात कहूंगा और आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। ये जो एक खुद को असर्ट करने वाली बात है ना, वो एक ईमानदार कलाकार के अंदर से ही आ सकती है। जो लोग ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो आपने एंगल लिया है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि मैंने जब जो आपने कहा, मेरा सिर्फ ये संदर्भ था कि वो जिस तल्ख अंदाज में चीजों को उठाते हैं, तो वो कई बार जो है वो उनको विवाद के केंद्र में लाके खड़ा कर देता है और उनकी बात को सही संदर्भ में न समझा जाने की वजह से जो है बहुत सारे विवाद पैदा होते हैं। शिवा जी, जो बात अजय जी ने कही है, खासतौर से जो उन्होंने एंगल लिया कि मुसलमान होने की वजह से उनको नुकसान हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यहाँ पर वेडनेसडे फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी। और मुझे, जब मैंने वो फिल्म देखी, बहुत बाद में देखी, और मुझे हैरत हुई कि आउट एंड आउट इस्लामोफोबिया में नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कर रहे हैं, कैसे वो उन्होंने इसको इसी तरह से होने दिया। यही फिल्म बनती, ऐसे ही बनती, लेकिन इस्लामोफोबिया नहीं भी होता। और जो स्टीरियोटाइपिंग है कि कहा तो नहीं, लेकिन हर तरह से बताया कि वो मुसलमान है, ठीक है, आतंकवादी मुसलमान होते हैं, और ये साहब जो हैं वो भी मुसलमान हैं, और वगैरह वगैरह। तो वहाँ मेरे ख्याल से वो कीमत उन्होंने अदा करी, जो वो खुद अपने आप को नास्तिक कहते रहे हैं हमेशा से। लेकिन इस दौर में जब आप अगर अरबी, फारसी, उर्दू वाले नामों के साथ हैं, तो आपको ये भुगतना ही पड़ेगा, आप कितने भी बड़े नास्तिक हों। अगर आपका नाम जावेद अख्तर है, तो अब इस समाज ने आपको मुसलमान बनने के तौर पे मजबूर कर दिया, आपको आइडेंटिफाई मुसलमान के ही तौर पे किया जाएगा, आप कुछ भी कर लें। और फिर उसके बाद जब आपको पब्लिकली वैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो फिर आप उस बर्डन को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, वो जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। उसी चक्कर में ये इस तरह की फिल्म बनती है, जिसको वो एज, या सैफ अली खान और करीना कपूर की कुर्बान एक फिल्म है, वो अगर आप देखें कमर्शियल फिल्म है, आउट एंड आउट इस्लाम में, मतलब बहुत बैड टेस्ट की फिल्म है, घटिया फिल्म है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं, इसमें मुझे लगता है कि नास्तिक वास्तिक अब मायने नहीं रखता, आप कहाँ पैदा हुए हैं ये आपकी पैदाइश से ही तय हो रहा है। और अजय साहब ने सही कहा कि वो जो बर्डन है, वो बर्डन खासकर जो मुस्लिम एजुकेटेड इलीट है, मैं पैसे वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो इंटेलेक्चुअल इलीट है, उसके ऊपर ये बोझ आ गया है। वो अब किसी ना किसी तरह से उसको अदा कर रहा है। आप जावेद अख्तर के बातें सुनिए तो वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा। आप और लोगों की इसी तरह की बातें सुनिए, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते थे,
इस्लाम के साथ में, उसमें भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि नसीर साहब का इकोसिस्टम पर्सनल लेवल पर बहुत मजबूत है, बहुत लार्ज है। और मतलब आप सोचिए, उनकी पहली शादी, उससे जो सीकरी परिवार है, फिर वो बेटी है, फिर उनकी दूसरी शादी, फिर उनके बच्चों के रिश्ते, ये सारा कुछ, फिर जो रत्ना पाठक शाह की फैमिली, पंकज कपूर, ये सब सब मतलब एक एक इकोसिस्टम से आते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और वो सारा का सारा इकोसिस्टम जो इंटेलेक्चुअलाइज करता है फिल्मकारी को, जो जिस शोबे में भी है, जो जिस डिपार्टमेंट में भी है, उसको इंटेलेक्चुअलाइज करता है। उस लिहाज से ये बहुत गिफ्टेड बात है उनके लिए कि ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, ही हैज बीन द पिवोटल ऑफ वो तो धुरी है उस इकोसिस्टम की। तो ये उनके लिए एक कारगर बात है जो उनके लिए अच्छी है। मुसलमान होने के नाम पर उन्होंने कुछ बड़े हल्के बयान भी दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा शोज में उनका विरोध भी किया है कि वो समझे नहीं बात को और वो उस इस्लामोफोबिक लहर में बह गए। तो अब वो निगोशिएट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, उनके ऊपर थोप दी गई है। उन्होंने जिसको छोड़ दिया था, उनको लगा था वो केचुल की तरह उतार देंगे, वो फिर पहना दी गई है। तो ये एक ट्रेजेडी है इस दौर की कि आप कुछ भी कहें, कितनी भी अच्छी बात कह रहे हो, अगर आपका नाम फला फला जैसा साउंड स्टीरियोटाइप कर दिए जाएंगे और आप उसी चौहद्दी में ऑपरेट करने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक जो उनका गुस्सा है, इस दौर का जो गुस्सा, उसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उनका गुस्सा जो एंटी मीडियोक्रिटी है उनके अंदर, कि वो बिलो मीडियोकर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पर्सनल इंटरेक्ट में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करते हैं दूसरों के ऊपर, जब उनको प्रिक किया जाता है, पूछा जाता है, तभी बोलते हैं। लेकिन वो ही इज़ अ मैन हु इज़ एंटी मीडियोक्रिटी। तो ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन है जहाँ कई बार आपको तारीफें नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक किस्म से जो एक आइडेंटिटी थोप दी गई है उनके ऊपर। अब वो जैसा जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें ये एक किस्म की एक विसंगति है कि हाँ, आपको उसके साथ जीना है। अभी जावेद अख्तर ने जैसे कांवड़ यात्रा पर जो बयान दे दिया, उसके लेकर के उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है या जो कुछ हो रहा है उनके साथ में, तो वो भी एक हिस्सा है हमारी आज का जो एक कहना चाहिए उसको सोशल डिस्कोर्स के लिए, या जो भी। ये लोग नए मुसलमान हैं ना, तो ये जरा उच्छृंखल मुसलमान हैं। इनको पता नहीं है कि अभी आप सच नहीं बोल सकते। ऐसा सच जो दोनों पर लागू होता है, उसमें दोनों आपको आकर के आपको निशाना बना लेंगे। तो वो आर्टिकुलेशन नहीं, वो सोचते हैं ऑनेस्टी इज गुड इनफ, विच इज नॉट। तो ये एक नए मुसलमान आइडेंटिटी पाने का जो खामियाजा है, वो भुगत रहे हैं ये लोग। जी, पटेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बातचीत को लगभग खत्म करने के तरफ आ गए हैं, तो बहुत संक्षेप में आपसे बहुत संक्षेप में। मैं सारी चिंताओं में शामिल होते हुए भी मैं कहना चाहूंगा कि नसीरुद्दीन शाह जो है, वो मुसलमान होने के कारण उनका मूल्यांकन सही नहीं हुआ, ये बात सिरे से मैं खारिज करना चाहूंगा। वो मुसलमान होने के कारण कम महत्व पाएंगे, ये कहना जो है वो अतिरिक्त सेकुलर होना है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका विरोध होना चाहिए और इस दृष्टि का भी विरोध मैं करता हूँ। दरअसल वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं और परवाह ज़्यादा नहीं करते हैं। अपने इंटरव्यू में उनको ये बताने की क्या ज़रूरत है कि उनके जो परदादा थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे 1857 में। ये एक सच्चा आदमी कर सकता है। और नसीरुद्दीन की जो सच्चाई है, मुझे देख लीजिएगा, वो तमाम जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, जो एक जगह एक बात कहते हैं और पब्लिकली दूसरी बात कहते हैं, आपस के सर्किल में तीसरी बात कहते हैं। मैं नसीर को बहुत जेन्युइन इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम मानता हूं और उनका मुसलमान होना एक भारतीय होने में कहीं भी बाधा मुझे कहीं भी नहीं लगा है। और इस बात को मैं जोरदार तरीके से कहता हूं कि वो एक रोल मॉडल है इस मामले में। मैं ये बात कहना जरूरी है। बहुत बढ़िया, आपने जो बात कही। फारूक साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी छोटी सी। मेरी बात काफी लंबी है और मैं अभी इसमें तो नहीं कह सकता। मैं सिर्फ शिवाजी ने जो वेडनेसडे के बारे में कही है, उसके बारे में मेरा भी यही था।
मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो 2 फिल्मों को लेकर मुझे, नसीरुद्दीन शाह की 2 फिल्मों को लेकर, उनके उसमें काम करने को लेकर मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। एक तो सरफरोश में मुझे बुराई ये लगी कि एक कलाकार को उसमें जो है पाकिस्तान का एजेंट बताया गया है। ये बहुत ही गंदा और घटिया आइडिया था, और इसी फिल्म में काम करने का क्या मतलब, मुझे वो ठीक नहीं लगा। दूसरा, ये चीज खुद नसीरुद्दीन शाह ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ए वेडनेसडे में वो जो रोल मुझे दिया गया, वो रोल तो इरादतन ही बदमाशी का था। वो बदमाशी का था। नसीरुद्दीन शाह को इसीलिए लिया गया क्योंकि उसकी पहचान नहीं बताई गई, और चूंकि नसीरुद्दीन शाह, अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुसलमान थे, इसलिए वो रोल दिया गया। तो ये जो फिल्म वाले कलाकारी करते हैं, इस तरह की चतुराई या सीधे कहूँ तो बेईमानी करते हैं, और उर्दू बुलवाई गई उनसे, वो वाली बॉम्बे में वैसी उर्दू कोई नहीं बोलता है। हाँ, और उसके शिकार हुए वो, जिसका एहसास उस समय कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आज उन्होंने किया, और अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उस फिल्म में जो रोल मुझे दिया गया, वो रोल तो इरादतन ही गलत रोल था। हाँ सर एक सेकंड, सरफरोश वाला रोल नसीरुद्दीन ने जो किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लंबा लेख लिखकर बताया था कि ये एक फासिस्ट फिल्म है, ये किसी जी हाँ, वो आपकी कई चर्चाओं में उसका जिक्र आया है, और आप बार बार उसके बारे में कहते रहे हैं कि बात सही है। और हितेंद्र पटेल साहब ने कहा कि सरफरोश में जो उन्होंने रोल निभाया वो बहुत अच्छी भूमिका थी। देखिए, कलाकार के तौर पर तो जो भी कोई अच्छा कलाकार होगा, नसीरुद्दीन शाह निश्चित तौर पर एक बहुत सिद्धहस्त कलाकार है। तो उनको खराब भूमिका भी अगर दी जाएगी तो वो अच्छे कलाकार के तौर पर उसको निभा ले जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर उस किरदार की जो सुनिए अमिताभ जी, यही तो बुरी बात हुई कि वो इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने कन्विंसिंगली सरफरोश वाला रोल कर दिया कि उसके बाद मेहंदी हसन का आना बंद हो गया, गुलाम अली का आना बंद हो गया। ये दूसरों की प्रॉब्लम है, नसीर की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति पहचान ना रहा है कि इरादा क्या है फिल्मकार का, उसे नसीरुद्दीन शाह न पहचान पाए। मैं ये तो मान सकता हूँ कि सलमान खान ना पहचान पाए, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ना पहचान पाए, ये मैं नहीं मान सकता। जी, तो चलिए, ये भी कुछ चीजें हैं नसीर साहब के को जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो ये सारी बातें भी शामिल होती हैं कहीं ना कहीं उसमें। बहरहाल आज की जो बातचीत है वो इस संदर्भ में थी कि नसीर साहब जो अपनी अभिनय यात्रा का एक लंबा पड़ाव, एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं और अभी वो सक्रिय हैं, तो किस तरह से हिंदी सिनेमा के दर्शक, जो कि खासतौर से गंभीर सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक हैं, या जिन्हें कला फिल्मों के इतिहास में कोई दिलचस्पी होगी ये जानने में कि हिंदुस्तान में सार्थक सिनेमा जो था वो कैसा था, और वो जब उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नसीरुद्दीन शाह को उसमें कहाँ रखा जाएगा, कैसे उनको देखा जाएगा, इस पर आज की बातचीत उस दिशा में केंद्रित थी हमारी। और हमारी कोशिश ये है कि दर्शक भी जो है अपनी तरफ से नसीरुद्दीन शाह की उन फिल्मों के बारे में हमें बताएं, उनके बारे में जिक्र करें कि वो कौन सी फिल्में हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, कहाँ उनका काम उनको खराब लगता है, या कहाँ लगता है कि उनको फिल्में नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारी चर्चा में कुछ लोगों ने जिक्र किया कि उनको कौन कौन सी फिल्मों में देख करके ताज्जुब हुआ। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हमको समृद्ध करती हैं, और एक सिनेमा को समझने समझाने का जो हमारा एक उपक्रम है, और सिनेमा के जरिए खुद को समृद्ध करने का जो एक हमारी कोशिश है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।